अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अच्छा ये जो पहले 5 क्वेश्चन है ये थोड़े मॉडर्न क्वेश्चन। मॉडर्न से मुराद कि ये क्वेश्चन 2016 के बाद आए हुए। तो 2016 के बाद और 2016 से पहले थोड़े से जो ट्रांजैक्शंस है ना उनमें चेंजिंग्स होती थी। अब जो है जो अभी हमने करंट पढ़ा है वो पहले 5 क्वेश्चंस में है। जो पुराने क्वेश्चंस है ना, अब देखिए कि ये क्वेश्चन तकरीबन 2009 से रिलेट कर रहा है और आप देखिए ये भी 2009 में है। ये तो हमने वो क्वेश्चन इधर कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। तो ये अब अगर यहां पर देखिए ये 2013 से रिलेट कर रहा है, यहां पर देखिए ये 2014 से रिलेट कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो ट्रीटमेंट होगा ना ये किसी और तरीके से हुआ करता था पहले। अगर आप इसको किसी बुक से सोल्यूशन देखोगे ना इसका, तो इसका जवाब किसी और तरीके से होगा। वो मैं बता देता हूं कि अगर जैसी बात है ये पास्ट पेपर है और पास्ट पेपर का सोल्यूशन बुक्स के अंदर होता है, तो आप दे ना दे परेशान हो जाना कि ये सवाल का जवाब मैंने तो कोई और से सोचा हुआ है तो इसका जवाब लिखा कोई और हुआ। उसकी वजह होती है कि जो पुराने सोल्यूशन थे वो किसी और तरीके से होते थे, उसमें एक और कॉन्सेप्ट होता था, वो कॉन्सेप्ट उसके बाद आया ही नहीं। अगर पेपर में दोबारा आएगा तो फिर हम भी उसको वैसे ही डील कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो आप, 6 में देखें लिखा हुआ है मार्च 2009 अ जनरेटर विच हैड कंप्लीटेड 5 years लाइफ। ये ना लाइट है इस साइड से 2 बटन है वो ऑफ करके चेक कर लें, इस साइड से नहीं दूसरी साइड से बस जी। एक जनरेटर है जो अपनी 5 कहते हैं हैड कंप्लीटेड 5 years ऑफ लाइफ वाज रिप्लेस्ड बाय एन अदर जनरेटर। द कॉस्ट ऑफ न्यू जनरेटर वाज 2 million। उसने खुद ही कॉस्ट बता दी है, जो हम कॉस्ट फाइंड करते हैं ना उसने खुद कॉस्ट बता दिया है कि ये कॉस्ट मैंने फाइंड की है। अब पेपर के अंदर अगर वो कॉस्ट बता दे तो फिर हम वो फेयर वैल्यू किसी कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे। यही तो हम काम करते हैं और इसने वो कॉस्ट बता दी। वेयर एज द सप्लायर अलाउड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओल्ड जनरेटर एज ट्रेड एंड अलाउंस। कहता है कि उसने कहा कि भाई 10% मैं आपको पुराना जो एसेट है उसको 10% में ले लूंगा। ट्रेड एंड अलाउंस क्या होता है, पुराने एसेट को वो कितने में हमसे खरीद रहा है और बाकी का हमने कैश देना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, सप्लायर अलाउड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओल्ड जनरेटर एज ट्रेड इन। आगे देखिए वो वाला नहीं होगा जो पैसे उसने वापस दिए, यानी हमने उसको ओल्ड एसेट दे दिया, ओल्ड एसेट जितने में दिया उसे बोलते हैं ट्रेड इन लॉस। और उसने वापस दिए नहीं, जो वो हमें कैश देगा ना या हम उसे कैश देंगे वो तो कैश के नाम से आएगा। जो ट्रेड एंड अलाउंस होता है वो अमाउंट होती है जिसमें हम अपना पुराना एसेट उसको दे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जनाब आपने लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप की कॉस्ट आपने कहा जी 70,000 है, आपने उसको 50,000 कैश देकर साथ अपना सेलफोन दे दिया। तो आप सेलफोन कितने में दे रहे हो, 20,000 में। वो जो 20,000 है उसे हम ट्रेड एंड अलाउंस बोलते हैं। तो ट्रेड एंड अलाउंस क्या चीज होती है, पुराने एसेट की सेल वैल्यू। अब आगे देखते हैं, कहते हैं एज अ रिजल्ट कंपनी मेड अ पेमेंट 1910000 ओनली। अब देखिएगा जरा, सवाल तो आपने कई दफा पढ़ा होगा। जो न्यू एसेट है उसकी कॉस्ट उसने खुद बता दिया 2 million, ऐसा ही है। न्यू एसेट की कॉस्ट उसने खुद 2 million बता दिया। कहता है मैंने आप कैश भी साथ दिया है। कैश कितना दे दिया, 1910। तो बताओ ट्रेड एंड अलाउंस कितना है। अब सुने, 20 लाख का एसेट था टोटल, हमने 19,10,000 कैश दिया, तो बाकी का अपना पुराना एसेट दिया। तो अपना पुराना एसेट कितने में दिया, 90,000 में। पुराना एसेट कितने में दे रहे हो, 90,000। नहीं समझ लगी, दोबारा सुने, पुराने एसेट की उसने नए एसेट की उसने कॉस्ट को तो बता दी,
हमने फाइंड नहीं की कि जी नया एसेट की कॉस्ट 2 मिलियन है। कहता है मैंने नया एसेट भी ले लिया, उसको अपना पुराना एसेट भी दिया और 19,10,000 रुपए भी दिए, तो 19,10,000 तो हो गया कैश। तो हमने अपना एसेट कितने में दिया? 90,000 में। कहता है ये जो 90,000 है ये है 10% ऑफ इट्स कॉस्ट। अब यहां पर पढ़ के देख ली, कहता है दोबारा पढ़े जरा, और ये चीजें आपको ना अब पता चल जानी चाहिए, बड़े हो गए हो। Whereas supplier allowed 10% cost of old generator as trade in allowance, कि वो जो उसकी पुराने एसेट की कॉस्ट है ना, उसका 10% वो हमें ट्रेड इन अलाउंस दे रहा है। मतलब उसकी 10% कॉस्ट में कह रहा है कि भाई अगर 100 रुपए का ना तो मैं 10 रुपए में रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पुराने एसेट की कॉस्ट फाइंड करना चाहूं, फिर 90,000 है, ये कितने फीसद है और हमें कितने फीसद चाहिए? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय 90,000 उसने खुद कहा है अपनी कॉस्ट का 10% है, तो हमने उसको 10% पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई हमें कितने परसेंट चाहिए? 100%। आप इसको 0.1 पे भी डिवाइड कर सकते हो या 10 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो जो पुराना एसेट है वो मेरा 9 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसका 10% लेकर हमने 90,000 में उसको एसेट दिया, 19,10,000 कैश दिया और 20 लाख वाला एसेट ले लिया। ओके की बात। आगे फर्दर वो क्या कह रहा है? कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ द ओल्ड एसेट इज 15 ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां पर उसने कितने साल इस्तेमाल करके बेचा? टोटल लाइफ क्या थी? इसका मतलब है 9 लाख को 15 पे डिवाइड कर देंगे और 5 से क्या चीज आएगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डायरेक्ट आ जाती। 15 पे डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन, और स्ट्रेट लाइन में फिक्स होती है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 3 लाख। अब सारे इंग्रेडिएंट जर्नल एंट्री के आपके पास आ गए। हाँ जी, पहली एंट्री क्या होती है इसमें? न्यू एसेट डेबिट, न्यू एसेट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट। जो नया एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी फाइंड की है? 3 लाख। पुराने एसेट कितने का था? 9 लाख का। हमने कैश कितना दिया? 19,10,000। और आपको नुकसान कितना हुआ इस ट्रांजैक्शन के? कितना? 5,10,000। ओके होगी बात? हाँ जी। अब जो बात आपको नहीं समझ लगी फिलहाल अभी भी, वो पूछे। सोना नहीं है, अगर सोना है ना तो पीछे चले जाए थोड़ी, मैं आप मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे को मैंने नहीं डिस्टर्ब करना। ठीक है, जाकर कुछ बात नहीं समझ लगी तो पूछे, अगर बात सारी बातें समझ लगी तो फिर आगे चलते। नहीं, कॉस्ट देखिए, हमने बेसिकली नए एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी होती है। जब वो खुद ही कह दे कि ये कॉस्ट है तो फिर हम तो कहे ना, हमारा बात खत्म होगी हमारी। जब वो कह रहा है ये इसकी कॉस्ट है, मतलब वो जो कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं वो खुद दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों फाइंड करेंगे? और आपको देखिए कहीं उसका डाटा गिवन किया हुआ है। अब देखिए ना तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू है ना न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है, सिर्फ अगर जा ना जा एक चीज है, वो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। और वो आपको पता सिर्फ 2 सिचुएशन में बुक वैल्यू ले सकते हैं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या जब फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट नॉट लेफ्ट। इसमें जो हमने फाइंड करना था उसने खुद दे दिया। लेकिन सर अगर सेम एसेट एक्सचेंज हो तो वो तो सेम एसेट हो और देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, और उसने कॉस्ट दी और जो एक्सचेंज हो रहा है तभी यानी उसको कॉस्ट देखिए जब वो कॉस्ट दे देगा तो हमारी बात ही खत्म हो जाती है। जो हम फाइंड कर रहे हैं वो कहते हैं भाई साहब आपने ये कॉस्ट लेनी है, तो फिर हम क्यों कॉस्ट फाइंड करें? ठीक है ना, चलें जी।
हाँ, अगर लिस्ट प्राइस गिवन हो ना तो लिस्ट प्राइस कॉस्ट नहीं होती, याद रखें, लिस्ट प्राइस कॉस्ट नहीं होती, वो फेयर वैल्यू कह सकते हो। लिस्ट प्राइस को फेयर वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि कॉस्ट के अंदर तो आपको पता है इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड होते हैं और फर्दर चीजें भी तब कॉस्ट आती है। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये इसमें भी प्रॉब्लम था। चलो इसको मैं देख लेते हैं, एक नजर सारे देखते जाते हैं, क्योंकि मैंने मेन एक चीज बतानी है जो आजकल पेपर में नहीं आ रही, लेकिन पुराने जमाने में सवाल आया करते थे। जुलाई 1, 2009, an asset which was acquired at a cost of ₹2000 1st January 2005 was exchanged with the new asset. The balance of purchase price settled with ₹800. List price of the new asset was 1200. Rate of depreciation 10%, straight line method. अब आप देखें इस पूरे सवाल के अंदर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस तब समझना है जब लिखा हो या उस 3 पॉइंट्स के अंदर कोई बात बताई हो, अदरवाइज कमर्शियल सब्सटेंस होता है। अब इस पूरे सवाल के अंदर ना तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू बताई हुई है, न्यू एसेट की लिस्ट प्राइस बताई होती है, और वही उसकी एक तरह की फेयर वैल्यू है, यानी मार्केट में उसकी ये प्राइस है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन ही एक बच गई, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि हम नए एसेट की कॉस्ट 1200 के अलावा सोच सके। ठीक ऐसा ही है ना, क्योंकि और तो कुछ गिवन ही नहीं है कुछ। तो जब आपको इंफॉर्मेशन जब कम हो तो उस वक्त सारे रूल भूल के जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को इस्तेमाल कर लो। लिस्ट प्राइस ही उसकी कॉस्ट है। अब देखिए इसको पिछले सवाल के अंदर भी लिस्ट प्राइस गिवन थी, लेकिन उसमें ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू भी गिवन थी। इस सवाल के अंदर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये पुराने सवाल हैं, पुराने सवालों के अंदर जो 2016 से पहले के सवाल है उसमें सबसे पहले प्रेफर करते थे कि अगर क्वेश्चन के अंदर लिस्ट प्राइस हो तो वही लेनी है, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब वो रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, अब देखो सादा सी बात है, मैं कहता हूं कि बताओ कमर्शियल सब्सटेंस है, आप कहेंगे सर ऐसा कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है कि अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो विच वन इज मोर रिलायबल, दोनों रिलायबल है तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू, ऐसा ही है। अब बताओ ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू कहां पर है ही नहीं। तो इसका मतलब है जो गिवन है फिर वही ले लो। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन हो तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेते हैं, और अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो फिर जो गिवन है उसी से गुजारा चले। दोनों की लिस्ट प्राइस नहीं होती। जो पुराना एसेट होता है ना वो हमारे पास जो पड़ा होता है उसकी जो कॉस्ट गिवन होती है वही उसकी लिस्ट प्राइस समझी जाती है, तो उसकी कॉस्ट को तो नहीं देखते ना। हाँ, अगर फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट होती तो फिर वो लेते। अब अभी पुराने कॉन्सेप्ट में आपको बताने लगा हूं कि उसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताना है, लेकिन उसके बाद अभी जो करंट क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो जो हमने पहले 5 क्वेश्चन किए ना वही है। एक सवाल पुराना कॉन्सेप्ट था वो उस टाइप का क्वेश्चन उसके बाद अभी तक आया ही नहीं, इसलिए हो सकता है कि अगर वो सवाल आ जाए, वो नीचे क्वेश्चन गिवन है उसको हम डिस्कस भी करते हैं जाके। तो पहले तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें तो सिंपल हो गया ना काम, हमारे पास जो न्यू एसेट है वो 1200 का है, जो ओल्ड एसेट है वो कितने का है 2000 का। हम कैश ले रहे हैं दे रहे हैं 800 रुपए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो सकती है क्योंकि उसने सब कुछ तो बताया हुआ है 900। ये ना रहा है लॉस। डन, आगे चलते हैं। गलत निकली है। कितने का खरीदा है, कब खरीदा है 11/20/2005 को, और उसकी लाइफ 10% रेट है, और एक्सचेंज का वाकया कब ढूंढना हुआ 1 जुलाई 2009 को। तो 2005 का 1 साल, 6, 7, 8 और 9 के 6 महीने, 4.5 साल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है।
2000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4. उंगलियों पे ना लिख लिया करो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर ना बंदे भूलता नहीं है। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, कर लिया था हमने। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये अब मैं आपको गलत करवाऊं या ठीक करवाऊं, मुझे समझ खुद को नहीं लगता, क्योंकि आई कैप ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है ना, वो मेरे लिहाज से वो गलत है, और मैं अपने लिहाज से करवाऊंगा तो फिर आई कैप के लिहाज से गलत हो जाएगा, अगर आई कैप के लिहाज से करवाऊंगा तो मेरे लिहाज से गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पुराने हैं, अब लोगों ने क्या किया इनके क्वेश्चंस के साथ, उन्होंने अपनी बुक से ही निकाल दिए। वो कहते हैं ऐसे ही बच्चे कान फ्यूज हो जाते हैं, उनके कानों के फ्यूज उड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है, जब समझ नहीं आ रही होती तो फिर बंदा कान फ्यूज ही होता है। नहीं, सॉल्व हो जाते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, वो मैं बता देता हूँ। 1 August 13 a vehicle which was acquired at a cost of 850,000 और 1 July 2011 को एक्सचेंज किया विद द न्यू व्हीकल, द बैलेंस वाज सेटल्ड विद द चेक ₹350, लिस्ट प्राइस है 9 लाख। ये तो वही सवाल आ गया, ये एज वो 1200 वाला सवाल है, ये सवाल पे है। जुबली प्रोसेसिंग लिमिटेड traded off its used plant and machine for a new model. The machine given up has a book value 16,000, original cost 24,000, accumulated depreciation 8,000 और fair value 12,000. It is traded for a new model that has a list price 32,000. In negotiation with the selling, trade allowance 18,000 finally agreed. अच्छा, बाय रूल्स सर सुने, कोई बंदा मुझे ये बता सकता है बगैर, यानी जैसे जो सवाल है इसको किसी और तरीके से करना है, हमने करना चाहिए था। ओरिजिनली तो ये है कि ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू 12,000 और न्यू एसेट की लिस्ट प्राइस भी गिवन है 32,000। बाय लॉ या जो हमने मॉडर्न तरीका पढ़ा है उसके हिसाब से तो हमें फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, लेकिन इसमें कैश नहीं फाइंड हो रहा है इस तरह से। कैश का कैसे पता चलेगा, क्योंकि 18,000 में हमने अपना पुराना एसेट दिया। अब सुने आई कैप ने क्या किया। अब आई कैप के हिसाब से वो कहता है कि जब क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो, ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो और लिस्ट प्राइस भी गिवन हो, तो आपने नए एसेट की कॉस्ट लिस्ट प्राइस लेनी। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस भी हो, लिस्ट प्राइस भी हो, ये है, देखिए इसका साल भी देख ले, कितना साल लिखा हुआ कहीं, इसका साल ही नहीं लिखा हुआ। ये फिर ये आपके हैप्पी बर्थडे से भी पहले का होगा सवाल, यानी ये काफी पुराने सवाल हैं। तो ये उस टाइम होता था, उस टाइम पहले क्या प्रॉब्लम था, उस टाइम ये जो रूल्स अब हम पढ़ रहे हैं ये नहीं थे। उस वक्त एक रूल था कि अगर लिस्ट प्राइस गिवन है तो पहले लिस्ट प्राइस को कंसीडर करो, अगर लिस्ट प्राइस नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कंसीडर करो, अगर वो भी नहीं है तो फिर फेयर, इस तरह से एक सीक्वेंस होता था। लेकिन अब वो सारा कुछ चेंज हो गया, तो अब वो ये सवाल भी नहीं आ रहे। तो बट अगर ये सवाल ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें अगर हम देखेंगे कि वो जो नया एसेट है वो कितने का है, 32,000 का। अगर नया एसेट 32,000 का है, हम पुराना एसेट उसको कितने में दे रहे हैं, 18,000 का, तो साथ फिर कैश कितना देंगे, 14,000। फिर कैश कितना देंगे, 14,000। और अगर हम इसको पुराने तरीके से करते हैं तो ये सवाल हल है कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों से ये डिस्कस किया, तो जो भी वो तरीका है वो रिलायबल नहीं है। असल रिलायबल तरीका यही है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड अलाउंस और लिस्ट प्राइस गिवन हो तो वो लिस्ट प्राइस को ट्रीट करता है, वो कहता है लिस्ट प्राइस इज मोर रिलायबल। बट अगर वो खुद लिख दे फेयर, फिर वो कैश फाइंड करेगा या बताएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं तो आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पिछले सारे कॉन्सेप्ट, हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाते हैं।
कहाँ लिखा हुआ? Okay, so next page here was अगर साइलेंट केस हो ना तो कमर्शियल सब्सटेंस होता है। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या लिखा होता है या लिखा होता है देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो। कहाँ लिखा हुआ है? ये सेंटेंस लिखा होना चाहिए, कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर नजर आए, फिर हमने उसको लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस समझना वरना नहीं। अच्छा आप जरा खामोशी, तो जो आई कैप ने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है उसके हिसाब से उसने जो न्यू एसेट है मैं वो लिख देता हूं, न्यू एसेट डेबिट किया हुआ है 32,000 से, ओल्ड एसेट क्रेडिट किया हुआ है 24,000 से, कैश क्रेडिट किया हुआ है 14,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की हुई है 8,000 है, 8,000 से, और जो डिफरेंस है वो गेन है या गेन आ रहा है एसओपीएल 2000। ये आई कैप की अपनी एंट्री है जो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में दी थी तब। अब क्योंकि सारे का सारा स्ट्रक्चर चेंज है तो इस तरह का सवाल अब आने के चांसेस नहीं है। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन का कोई सवाल आ जाए तो हम लिस्ट प्राइस को कंसीडर कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इन केस आपने लिस्ट प्राइस कंसीडर की पर लिस्ट प्राइस का नहीं था तो आप कहोगे ये आपका सवाल सारा गलत होगा, नहीं, सिर्फ उतना एरर होगा और उसकी वजह से अगर आपकी अपनी सारी वर्किंग ठीक है तो जवाब तो गलत आ रहा होगा ना, लेकिन अगर आपकी वर्किंग ठीक है तो वो अगले सारे नंबर वो आपको दे दे। उससे वो ये कहेगा कि जी इस कॉस्ट की वजह से अगर सही कॉस्ट लेता तो इसका सारा सवाल ठीक होता, तो सिर्फ वो उस स्टेप के नंबर काटता है, आगे से फर्दर आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। तो ये कोई इशू वाली बात तो है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पुराने सवाल हैं, अब बाकी लोगों ने तो इसको किताब से निकाल दिया हुआ है। कोई बाबा ने अगर कोई बहुत ही पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पेपर बनाया और कहेगा जी मुझे पेपर में सवाल आया था मैं वो दूंगा, तो फिर ये इस तरह की सिचुएशन ना आ जाए। चले जी, ये तो हमारा एक्सचेंज का केस कंप्लीट हो गया। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको पहले आते हैं। हाँ देखिए, रिलायबिलिटी अगर वो खुद कहता है ना तो फिर तो ठीक है, अगर ट्रेड एंड अलाउंस दे रहा है ना इसका मतलब है उसकी जो फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट रिलायबल ही नहीं है। देखिए ना 12,000 वाला एसेट 18,000 में कौन पागल लेगा, ठीक है, तो इसलिए हम फिर उसको लिस्ट प्राइस को कंसीडर करेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर याद तो आ गया होगा कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब हमने एसेट इंस्टॉल कर लिया, इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और इसके साथ एक और बात, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम एसओपीएल में लिखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम एसओपीएल में लिखते हैं। बट अगर कोई सेकंड हैंड चीज खरीद लो उसके जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएंगे बिफोर यूज वो कैपिटलाइज करेंगे, ये तो पता है ना। अगर कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदे बिफोर यूज उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं वो सारे का सारा, तो इसलिए अकाउंटिंग ये सारी वो अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज, जब हम उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं फिर खर्चे आते हैं। ऐसे खर्चे हम एसओपीएल में चार्ज करते रहते हैं, ऐसे खर्चे हम एसओपीएल में चार्ज करते रहते हैं। ऑल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स charge to SOPL, statement of profit or loss, except कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको हम एसओपीएल में चार्ज नहीं करेंगे बल्कि कैपिटलाइज करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। वो कौन से खर्चे हैं? नंबर 1 वो खर्चे जो एसेट की लाइफ बढ़ा दे, सिग्निफिकेंट लाइफ, इंक्रीज
significant useful life. Number 2, increase significant efficiency. अब एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गई है? उसके बारे में कुछ हिंट होते हैं। उसमें यह है कि आपका रेवेन्यू पहले से इंक्रीज हो जाए, मतलब जितना रेवेन्यू पहले कमा रहे थे उससे ज्यादा रेवेन्यू आने लग जाए। पेपर वाला सवाल बताता हूं। वो कहता है कि जनाब मेरे पास एक प्लेन था, हमने उसके अंदर वो सारी चीजें, उसका जो इंटीरियर है उसको अपडेट किया और टिकट प्राइस इंक्रीज कर दी। अब वो जो इंटीरियर अपडेट किया उसकी वजह से उन्होंने टिकट प्राइस इंक्रीज कर दी। अब टिकट प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो फिर वो जो इंटीरियर पे आपने खर्चा किया है वो कैपिटलाइज कर दो। या फिर प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए, मतलब पहले 4000 यूनिट बन रहे थे पर मंथ, अब 5000 यूनिट बनने लग गए, आपने कुछ ऐसा खर्चा किया, उससे एफिशिएंसी आपके एसेट की बढ़ गई। या कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, मतलब कोई भी इससे फायदा हो सिग्निफिकेंटली, तो हम उस खर्चे को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। नंबर 3, replace a significant part. क्या आपने उस एसेट का कोई मेन पार्ट रिप्लेस करवाया तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी का हमने इंजन ही चेंज करवा दिया। अब वो जो इंजन चेंज करवाएंगे वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस किया आपने उस गाड़ी का, उससे ऑब्वियसली आपके एसेट की, गाड़ी की लाइफ और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब भाई क्या भी शरारती तो बहुत है। वो क्या शरारत करता है, उसने एक दफा पेपर में सवाल दे दिया कि मैंने 4 मिलियन का एक पार्ट रिप्लेस किया, उस पार्ट के रिप्लेस होने की वजह से ना एसेट की लाइफ बढ़ी ना एफिशिएंसी बढ़ी। अब बच्चों ने क्या किया, इसको एसओपीएल में लिख दिया। सवाल गलत हो गया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इसने ये नहीं कहा कि, वो कहता है रिप्लेस अ सिग्निफिकेंट पार्ट, चाहे एफिशिएंसी बढ़े या ना बढ़े, अगर आपने कोई मेजर पार्ट रिप्लेस किया है तो तब भी वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये 3 शर्तें, ये तो है कि कौन से खर्चे कैपिटलाइज करने हैं और कौन से खर्चे एसओपीएल में लिखे। अब इसकी अकाउंटिंग देखते हैं, या सवाल हमने कैसे हैंडल करना है। पहली अकाउंटिंग इसकी कैसे करेंगे। जो एसओपीएल में जाएंगे उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस चला जाएगा एसओपीएल के अंदर और कैश चला जाएगा कैश बुक के अंदर, बात खत्म। अगर ये खर्चा आता है इसको कैसे डील करेंगे, जितना भी खर्चा आएगा पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, पीपीई डेबिट, आप अपने लेजर के अंदर पीपीई को डेबिट कर दोगे जितना खर्चा आया है। मिसाल के तौर पर 5 लाख का खर्चा आया तो आप पीपीई डेबिट करोगे, कैश क्रेडिट करोगे 5 लाख से। इसका मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, अगर अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना आ जाए तो आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर ये शराइत पूरी करता है, इसे क्या बोलते हैं, मीट द कैपिटलाइजेशन डेफिनेशन, मीट द कैपिटलाइजेशन कंडीशंस या डेफिनेशंस, enhance the carrying value of the property plant and equipment, enhance the carrying value of, मतलब 5 लाख आप एसेट की कैरिंग वैल्यू बढ़ा दोगे, क्योंकि पीपी डेबिट कर रहे हो ना, आपने लफ्ज क्या लिखना है, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट का लफ्ज नहीं लिखना। क्या लफ्ज लिखना है, enhance the carrying amount of the property plant and, ऐसी बात क्यों कही मैं, कॉस्ट का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करवाया, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है। वो किस तरह से डील करता है वो भी मैं बताऊंगा,
और हमने पेपर में इसको कैसे डील करना है वो भी बताऊं। अब पहले हम अपनी बात कर ले पेपर में, अब फर्दर आपने इसके साथ क्या करना है। ऐसे तो डेबिट हो गया, जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास होगी, लेजर में लेकर जाना है तो लेजर में भी चला गया, तो फर्दर इसका क्या रोल है, इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है। पीपी डेबिट किया है ना, इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है। अब डेप्रिसिएशन का तरीका देख लें। पहले मैं कर रहा हूं फॉर सेक ऑफ क्वेश्चन के, क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पेपर में बैठे हैं उसमें कैसे हल कर, ट्रीटेड एज एडिशन, क्या समझेंगे, जैसे एक नया एसेट हमने खरीद लिया, क्या ट्रीट करेंगे, जैसे नया एसेट। अब अभी तक तो आई कैप रहमी करता रहा है कि ये जो सवाल पेपर में आया हुआ है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आता है, और अगर उसने स्ट्रेट लाइन मेथड में जवाब दिया सबका गलत हो जाना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये सवाल गलत नहीं होता, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में उसने दे दिया ये सवाल तो ये सवाल सबका गलत हो जाना। वो तरीका कार देख ले गलती क्या होगी। आपने 5 लाख को डेप्रिशिएट करना है, अगर है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल जैसे हम एडिशन को नहीं डेप्रिशिएट करते, एक स्टेप बना लेंगे जी, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय m ओवर 12, ऐसे ही करते हैं ना, जब एडिशन करते हैं तो एडिशन का वैल्यू लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन तो 5 लाख को मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ, मतलब मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12। आज तक पेपर में स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब रिमेनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट किसे याद है कि रिमेनिंग लाइफ क्यों लेते हैं, ज़ैनब, ये तो क्योंकि हमेशा ये वैल्यू रेट ही अप्लाई होता है। हमें सपोज दैट एक एसेट है उसमें एक पार्ट रिप्लेस करवा दिया या ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ चेंज होगी या एफिशिएंसी बढ़ गई, हमने कहा जी 5 लाख को उसकी पहला जो रेट अप्लाई हो रहा है ना ऑलरेडी वो नहीं लेना, रिमेनिंग लाइफ लेनी है। अगर साइलेंट इंफॉर्मेशन है तो फिर तो चुप करके रेट ले लो, जान छुड़ाओ, छोटी सी गलती हो जाएगी खैर है। लेकिन अगर आप कहते नहीं हमने छोटी सी गलती भी नहीं करनी, तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए रिमेनिंग लाइफ लेते क्यों है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक बस है, ठीक है, आपके बस की लाइफ है 20 लाख, सॉरी अमाउंट, और उसकी जो लाइफ है वो हमने कहा कि जनाब है कोई 25 साल, ठीक है। अब हुआ ये कि 5 साल बस को लिए गुजर गया, अब लाइफ इसकी कितनी रह गई, 20 साल। अब आपने ये किया कि आपने उसकी कोई इंटीरियर चेंज करवाया, अब इंटीरियर चेंज करने के ऊपर आपका खर्चा आ गया 2 लाख या 5 लाख, यही वाला 5 लाख खर्चा आ गया, और उससे आपने टिकट प्राइस बढ़ा दी जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब बस की रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, 20 साल। अब बस जो डेप्रिशिएट होगी वो बाकी कितने सालों में होगी, 20 सालों में, तो 5 लाख भी तो 20 सालों में खत्म होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जनाब हमारी बस खत्म होगी, अगर हम इसको भी 25 सालों पे डिवाइड करते तो इसका मतलब है इसकी लाइफ 25 साल है और जिस बस के ऊपर खर्चा किया है उसकी अपनी लाइफ, तो इसका मतलब बस खत्म होगी, उसके अंदर जो कुर्सियां पड़ी है वो हम लेकर चला रहे हैं, मतलब उसकी कैसे अगली बस के साथ उसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो जब भी बाद में कोई खर्चा करते हैं उसको डेप्रिशिएट ओवर द रिमेनिंग लाइफ करते हैं, या अगर लाइफ चेंज हो गई है तो न्यू लाइफ। ठीक होगी बात। तो अभी तक पेपर में यह सवाल आया हुआ है, इसमें तो काम ही बड़ा आसान है, इसको सिंपल क्या ट्रीट करना है, एडिशन, और इसमें भी एडिशन ट्रीट करना है, लेकिन जो लाइफ लेनी है ना ये सोच समझ के लिए। हाँ, अगर आप रिमेनिंग लाइफ आपसे नहीं फाइंड हो पा रही
तो फिर आप सिंपल जो रेट है वो अप्लाई कर दो, खैर है, चल जाएगा काम। अगर रिमेनिंग लाइफ फाइंड नहीं हो पा रही आपसे, ऐसे लाइफ फाइंड कैसे करते हैं, अगर 1/8 और जितने साल गुजर गए निकाल देना, बाकी रहे। और अगर आपके पास साल नहीं बताए हुए कि कितने साल गुजर गए हैं या रिमेनिंग लाइफ उसकी कितनी रहती है, तो फिर टेंशन ना लो, सिंपल रेट अप्लाई कर दो, इसको एडिशन ट्रीट करो, आपका सवाल हो जाए। लेकिन पेपर में अगर सवाल पूछता है, पेपर में यही सवाल एज इट इज आता है, वो कहता है मुझे डिस्कस करके बताओ, तो आपने ये लाइनें लिखनी है, ऑल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर चार्ज टू एसओपीएल एक्सेप्ट, ये लिखने के बाद ये एक लाइन और लिखनी है, वो मैं नीचे लिखवा देता हूं, these expenses enhance carrying amount या carrying value of asset। ये आपने बात लिखनी है कि these expenses enhance carrying amount of asset। अगर सवाल आ जाता है जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में नोट लिखें, तो ये जवाब है उसका। और अगर सवाल आ जाएगा तो सवाल के अंदर हमने किस तरह से डील करना है कि उसको एडिशन समझ के और उसको आगे हल करना है। ये क्या ओरिजिनल तरीका है? नहीं, ओरिजिनल तरीका नहीं है। ओरिजिनल तरीका मैं बताऊंगा आपको चेंज इन एस्टिमेशन के साथ, क्योंकि उसमें भी वही काम करना होता है जो यहां पर करना है। तो इसलिए जब चेंज इन एस्टिमेशन पढ़ाऊंगा फिर ओरिजिनल तरीका बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपने इसी तरीके से हल करना है। हाँ, अगर वो अलग लाइफ बता दे तो फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स, तो फिर हम उसके हर पार्ट की डेप्रिसिएशन अलग कर देते हैं। सर, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में वो बस वाली क्या बात बताई थी? मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर एक बस है जिसकी लाइफ 25 साल है, 5 साल गुजर गए, बाकी लाइफ कितनी बच गई? 20 साल। हमने उसके ऊपर एक ऐसा खर्चा किया जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई। अब उस एसेट को हमने उस खर्चे को हमने कैपिटलाइज करना है, एडिशन समझना है कि हमारा एसेट नया खरीदा है, उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। क्या 25 साल पे डिवाइड करेंगे या 20 साल पे डिवाइड करेंगे? 20 साल पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस बस की अब लाइफ ही 20 साल रह गई है जिसके ऊपर आपने खर्चा किया। हाँ, अगर वो कहता है कि उससे इसकी लाइफ ये हो गई तो फिर वो लाइफ नहीं लेंगे, और अगर लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया तो फिर रिमेनिंग लाइफ लेंगे, टोटल लाइफ। और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है, WDV मेथड में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या की एसेट की बुक वैल्यू में ऐड करके रिमेनिंग लाइफ पे करते हो, तो फिर उसको एडिशन ही ट्रीट करेंगे। फिर तो एक एसेट के अंदर ऐड कर दिया ना, कर सकते हैं उस तरह से भी, बल्कि तरीका ओरिजिनल वही होता है। अच्छा, अब एक सवाल है, चलो ये क्वेश्चन आसान सा है, ये आप खुद कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 31 है जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर की हुई है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 31 आप खुद कर लेना। ये छोटा सा सवाल है, पेज नंबर है 56, पेज नंबर 56 है। मैं आपको एक अच्छा सवाल जो इसमें पेपर में आया हुआ वो करवा देता हूं, मतलब जो थोड़ा मुश्किल है। ये अच्छे वाला आपने करना, ये मैं करवा दूं? दोनों कर लोगे? नहीं, ये तो फिर आपकी मोहब्बत है अकाउंटिंग के साथ। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर वो क्या था 31 और 17, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक मैं करवा देता हूं, एक आप कर लेना। एक में लेजर्स बनाने और एक में जर्नल एंट्रीज पास करनी। इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, लेजर वाला करवा दो। चल सोच लो, क्योंकि ये तो मुझे बात कंफर्म है कि जब मैंने जो सवाल करवा दिया ना, कल को आपने ये कहना है कि आपने आसान वाला करवा दिया, मुश्किल वाला हमें दे दिया। इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कल को आपने मुझे ये नहीं कहना कि मैंने आसान वाला मैंने करवा दिया। हाँ जी, यही करवा दूं? चलो चले, आप खामोश हो जाएं।
कामरान एंटरप्राइज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 10% WDV। अब नहीं, अब हो गया बस। अब जगह WDV में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या समझना है उसको, एडिशन। ठीक है। Depreciation is charged from the month of asset is available for use in operations up to the month prior to its disposal। कहता जब से खरीदा और जब बेचने तक आपने उसको डेप्रिशिएट करना है। हाँ, एक बात याद रखें, जिस महीने में खरीदते हैं, अगर 15 तारीख को खरीदा, 10 तारीख को खरीदा, पूरे महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है, और जिस महीने में बेचा उस महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। अगर आपने 10 तारीख को बेचा तो 10 दिन की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। खरीदने वाला अगर आपने 20 तारीख को एसेट खरीदा तो आप कहोगे जी इस महीने के 10 दिन आते, नहीं, पूरा महीना काउंट करो। ऐसे समझना है, साल उस महीने के शुरू में खरीदा है, और बेचने वाले को भी क्या कंसीडर करना है कि उस महीने के शुरू में बेचा है। ये लिखा हुआ है प्रायर टू डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहा ऐसा हो जाता है ना कि वो कभी क्या देता, 10 तारीख को एसेट खरीदा, 12 को खरीदा, तो हम यही समझेंगे कि उस पूरे महीने की पहली डेट को खरीद लिया, वो पूरा महीना डेप्रिसिएशन में काउंट कर लेंगे। हैं 20 तारीख वाला भी पूरा महीना, 25 वाला भी पूरा महीना। हाँ, अगर वो 31 कह देना फिर वो महीना गया। 29, 28, 30 तक वो पूरा महीना हमने कंसीडर करना है, और बेचने वाला पूरा महीना छोड़ देना है, अनटिल एंड अनलेस के लास्ट डेट ना। हाँ जी, ब्रॉडन आपका है जनाब 1 जुलाई 1575 मिलियन का आपका एसेट है, और 17 मिलियन आपका है, ये आ गया ब्रॉडन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी और एसेट का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2016। ओके, हमारा एक ही साल है, और उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज 30th जून 2016। कहता है 1 अक्टूबर 15 अ सेकेंड हैंड मशीन वाज एक्वायर्ड फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। कहता है हमने एक चाइनीज कंपनी से 15 मिलियन की सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। द मशीन वाज रेनोवेटेड एंड ओवरहॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन, और उसके ऊपर 3 मिलियन हमने खर्चा किया। ऐड करेंगे या नहीं? लेकिन वो देखिए आई कैप ना एक बात लाजमी, एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात जरूर बताता है। अब आगे क्या लिखता है, कहता है 25% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमेबल। वो जो कंज्यूमेबल होता है ना, वो होता है ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी टाइप, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। कहता है जो आपने 3 मिलियन का खर्चा किया है ना, उसमें 25% क्या है, वो कंज्यूमेबल है, खत्म होने वाला है। इसका मतलब है जो कंज्यूमेबल है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, बाकी जो 75% है वो एसेट की कॉस्ट में। अब आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। नंबर चेक किया इस क्वेश्चन के 17। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अकाउंटिंग में फेल होने वाला बंदा ना बड़ा बदकिस्मत होता है, फेल हो ही नहीं सकता बंदा। अगर वो गौर से पढ़ लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती है। अब हमने जब पेपर में ये सवाल हल करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, उसका नाम, हाँ जी, ये है जनाब फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में आपने जर्नल एंट्रीज पास किया करनी है पेपर, रुपीज एंड मिलियन भी ऊपर लिख सकते हो, और यहां पर इसके अंदर भी लिख सकते हो, ये आपकी ऑप्शनल है, ये चीज ऑप्शनल है। ऊपर लिखोगे तो फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नीचे लिख दिया तो फिर ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यही फॉर्मेट है, लाइनें बस आप अपनी सीधी रखना, फॉर्मेट यही रखना है। केई की जगह पूरा लिखना है कामरान एंटरप्राइज। सबसे पहले कि ये जो आपने काम किया है किस डेट को किया है, 1 अक्टूबर 15। हाँ ट्रांजैक्शन नहीं, अगर डेट लिखी हुई है ना तो फिर डेट कंपल्सरी है।
क्योंकि जर्नल एंट्रीज डेट का इशू होता है। हाँ जी, क्या नाम है आपके एसेट का? सेकेंड हैंड मशीन, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश हुआ 18 मिलियन से क्रेडिट, कैसे बोला? 15 मिलियन कॉस्ट और 3 मिलियन कैश, तो मेरा 18 मिलियन का गया ना। अब ये 18 मिलियन सारे का सारा मशीन है या इसके अंदर कंज्यूमेबल भी है? कंज्यूमेबल कितना है? 3 मिलियन का 25%। तो यहां पर हम कंज्यूमेबल भी डेबिट कर देते हैं। अब कंज्यूमेबल की जगह एसओपीएल भी लिख सकते हो। कितना? 0.75 और 17.25, ये मेरी एंट्री पास होगी। 17 मार्क्स में अगर इसके 2 नंबर हुए तो हमें 2 नंबर मिल चुके। ठीक होगी बात? और अगर इसको लिखना हुआ SOFP 17.25 with 0.75 minus 17.25 एज इट इज एसओएफपी में जाएगा। 18 plus minus 18 में से 0.25 माइनस करके, क्योंकि वो तो कंज्यूमेबल है ना। क्या किया मैंने? जितना मेरा एसेट बढ़ा, 15 मिलियन का एसेट था, उसमें 3 मिलियन का 75% और ऐड हो गया। 25% क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि वो कंज्यूमेबल था। कंज्यूमेबल कभी भी नॉन करंट एसेट नहीं हो सकता, लफ्ज ही कंज्यूमेबल है। आगे चलते हैं, ये होगी एंट्री आपकी। 1 नवंबर 15 केई ट्रांसफर्ड अ मशीन, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर्ड अ मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस 10 मिलियन फ्रॉम इट्स स्टॉक इन ट्रेड टू इट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहते हैं 10 मिलियन की आपके स्टॉक के अंदर एक मशीन पड़ी थी, आपने वो मशीन उठा के अपने एक डिपार्टमेंट में रख दी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भला? आपने अपना स्टॉक, अपना एसेट बना लिया। नहीं याद आया? और उसको लिस्ट प्राइस पे लिखेंगे या उसकी कॉस्ट पे लिखेंगे? कॉस्ट पे लिखेंगे। मैंने ये वो बताया था ना एक दिन कि हम एडिशन किस किस सूरत में कर सकते हैं। दोबारा देखें, कहता है केई कामरान एंटरप्राइज ट्रांसफर्ड अ मशीन हैविंग अ लिस्ट प्राइस 10 million from its stock and trade to its engineering department. KE sells such machine at cost plus 25%. तो इसके ऊपर पहले हम सीपीएस अप्लाई करेंगे, मतलब परसेंटेज, इस सेल की प्राइस से कॉस्ट फाइंड करेंगे और उससे एक एंट्री पास कर देंगे, मशीन डेबिट परचेजेज क्रेडिट। मशीन डेबिट परचेजेज, हाँ जी, कितनी वैल्यू है? 10 मिलियन को किस पे डिवाइड कर रहे हो? 125 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 8। तो डेट क्या बनती है? 1 नवंबर 15, 1/11/15 मशीन डेबिट परचेजेस या इन्वेंट्री 8 मिलियन से। अब ये आपके नंबर काउंट होते जा रहे हैं। ये नहीं समझना कि मेरी आखिरी एंट्री ठीक होगी तो तब सारे नंबर मिलेंगे, नहीं। जो एंट्री आप करते जा रहे हो ये नंबर अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री ऑन 1 जनवरी 16। ये थोड़ा बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। 1 नवंबर 16, 1 जनवरी सॉरी, certain worn out parts of plant were replaced at a cost of rupees 4 million. कहता है कि वर्न आउट पार्ट्स, वर्न आउट मतलब ये टूटे फूटे पार्ट्स को हमने निकाल के नए पार्ट लगा दिए जिनकी कॉस्ट 4 मिलियन है। 4 मिलियन मतलब 40 लाख। आगे, द रिप्लेस्ड पार्ट्स नीदर एनहांस द लाइफ नॉर इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कहता है ना तो उससे कोई एफिशिएंसी बढ़ी है ना लाइफ बढ़ी है, लेकिन पार्ट्स तो है ना, और हैं भी सिग्निफिकेंट। अब कहेंगे ये सिग्निफिकेंट कैसे हुआ? तो मैं कहूंगा फिर 40 लाख के कौन से इनसिग्निफिकेंट है? मतलब एक 75 लाख की टोटल है ये, सॉरी 75 मिलियन की तो टोटल मशीन है, उसमें से 4 मिलियन का एक पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो, तो उससे ना उसकी लाइफ बढ़ी ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन वो जो पार्ट है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो इसलिए हम उसका पीपीई डेबिट करेंगे, मशीन ही डेबिट करेंगे। ठीक होगी बात?
और धोखा उसने कहां पे दिया, ये कि ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, और स्टूडेंट ये समझते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ती, लाइफ बढ़ती तो हम ऐड करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो तो वो भी आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। आगे चलते हैं। द ओल्ड पार्ट वर सोल्ड फॉर रुपीज 0.75 मिलियन। कहता है जो पुराने पार्ट रिप्लेस किया है ना उनको हमने बेच दिया। वो सिंपल ऐसा होती है अदर इनकम, उसे स्क्रैप सेल बोलते हैं। जो पार्ट अपने वो सारे खराब पार्ट बेचते हो ना उसे क्या बोलते हैं, स्क्रैप सेल। और स्क्रैप सेल हमारी अदर इनकम होती है। हम सिंपल कैश डेबिट स्क्रैप सेल क्रेडिट कर देते हैं। कैश डेबिट स्क्रैप सेल। द प्लांट वाज परचेज्ड फॉर ₹25 मिलियन ऑन 1 जनवरी 15। कहता है आपने वो प्लांट जिसके ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हो वो 25 मिलियन का खरीदा था फल। अब 25 मिलियन वाले एसेट के अंदर 4 मिलियन का एक पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई छोटा मोटा पार्ट तो नहीं है, ये छोटा मोटा पार्ट नहीं है। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे जनाब, किस डेट को ये काम हुआ, 1/1/16 को, 1/1/16। अब हम बीपी नहीं लिखेंगे क्योंकि मशीन लिख रहे हैं पहले से। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 4 मिलियन से, और कैश डेबिट स्क्रैप सेल्स क्रेडिट 0.75 जी। अगले साल नहीं, हमारा 30 जून ईयर एंड है, तो अभी 1/1/16 है तो साल के दरमियान में है। ये जनाब यहां तक भी काम हो गया। आगे चलते हैं। वो कहते हैं ऑन 1 May 16 अ प्लांट वाज डैमेज्ड एंड रिमेन्ड इनऑपरेटिव फॉर 1 मंथ। कहता है 1 महीने के लिए हमारा प्लांट डैमेज हो गया और 1 महीने के लिए वो इन ऑपरेशन में रहा। क्या फिर भी उसकी डेप्रिसिएशन आएगी या नहीं? आपको पता है डेप्रिसिएशन आना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर डेप्रिसिएशन आती रहती है, तब जब तक के वो तब तक के वो एसेट या तो बेचना दो या वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। आगे KE spent an amount 3 million on repairs to restore the plant in working condition। और उसने 3 मिलियन का खर्चा किया कि ताकि प्लांट कोई सही हो जाए, दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाए। क्या ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या रिपेयर में जाएगा? ये रिपेयर है हमारा, ये कोई पार्ट रिप्लेस नहीं किया, ये तो एसेट हमारा डैमेज हो गया था, वो डैमेज होने के एसेट को ठीक करवाया है। तो जो ठीक करवाने पे लगता है ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है ना उसकी लाइफ बढ़ रही है। तो हम सिंपल इसकी एंट्री क्या पास कर देंगे, डेट क्या चल रही है 1 May 16 रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। क्या कोई पार्ट तो रिप्लेस नहीं कर रहे, पार्ट तो नहीं है ना, लेकिन ना या तो पार्ट रिप्लेस करवाए या फिर एफिशिएंसी और लाइफ बढ़े। ये 3 कंडीशन पड़ी है ना, बताएं इसमें कौन सी चीज तीनों में से एक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट को नहीं देखना, लाइफ बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े या पार्ट रिप्लेस हो, उन तीनों का जिक्र नहीं है। रिपेयर एक्सपेंस टू कैश 3 मिलियन। तो यानी इधर से एसओपी रिपेयर की जगह लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया जनाब 1 अप्रैल 16 a machine which was purchased on 1 July 2012 for ₹12 million was completely damaged and sold for rupees। किस चीज की एंट्री पास होनी है, डिस्पोजल की, डिस्पोजल ही है ना। अब आप देखिए 17 मार्क्स का सवाल है, अभी तक हमने कोई वर्किंग अच्छी खासी कोई नहीं की, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और ये सवाल नहीं, पेपर में देखिए जो भी सवाल आते होते हैं ना वो आपको आते होते हैं। मसला ये होता है कि हम वहां पर ना पैनिक हो जाते हैं और फिर अपनी मर्जी करते हैं, और आई क्या फिर अपनी मर्जी करता है। सिर्फ ये देखा कि नहीं कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको करके आना, वो जाए गलत हो जाए बर्दाश्त हो जाएगा। हाँ जी, तो इसकी एंट्री, डिस्पोजल की एंट्री, वैसे आप डमी एंट्री तो लिखे ना बगैर वैल्यू वाली, एक चीज रह जाएगी ना वो बाद में लिख देंगे। किस डेट को ये हुआ है, 1 अप्रैल 16 को। 1/4 कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन डेबिट और मशीन
ये बात याद रखना, ये ना कि कहीं मशीन लिख देना कहीं पीपी लिख देना। कैश कितना है 1.2 मिलियन, मशीन की कीमत क्या थी 12 मिलियन। अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप फाइंड कर लेते हैं। अभी तो मैंने फार्मूला नहीं बताया तो हम डायरेक्ट भी करेंगे। कब खरीदा था एसेट 1 जुलाई 2012 को, 1/7/2012 12 मिलियन का। पहला साल का बैंड हुआ होगा 30 जून 13। रेट कितना चल रहा है इसके साथ 10%, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1.2 कितना बच गया 11.8 जी। रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं, मसला 6/12 करेगा, ईयर एंड 30 जून है तो 1/7 से जून 13 तक तो पूरा साल है 11.10.8। फिर 30th जून 2014 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1.08। हाँ जी, कितनी वैल्यू बच गई 30th जून 2015 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 0.972। अच्छा, यहां पर ना थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना, रट्टे नहीं लगाने। अगर रट्टे लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट के केस में फेल होने का कोई चांस नहीं। अब देखिए कितनी वैल्यू बच गई 8.74। अब सारे जरा ध्यान से देखना, मैंने ये एसेट बेचा कब 1/4/16 को। कब बेचा मेरे पास अब तक जितना मैंने काम कर लिया, ये कब तक का काम किया है 30th जून 15 तक। अगर मैं ये सारी डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा तो क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी या इसमें अभी भी 9 मंथ की मिसिंग है? तो मुझे, क्योंकि मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है डिस्पोजल की, तो कब तक की फाइंड करनी है जब तक के बेचा नहीं। इसका मतलब मजीद 9 मंथ की और भी डेप्रिसिएशन मैं लूं एक बार, क्योंकि कल को मैंने ना आपको ये तरीके से निकाल के फार्मूले में लेकर चले जाना है, लेकिन ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए और इसका यूज भी प्रॉपर आना चाहिए। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, इसलिए मैंने जगाया कि अगले 2 मिनट पूरे आपने जाग के बैठना है। तो 31 कौन सी डेट है 1 अप्रैल 1/4/2016 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय कितनी वैल्यू आ रही है 0.6561 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 ये आ रही है। चलो जी, बुक वैल्यू बता दें 09। ओके, अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो तरीकों से आ सकती है फाइंड। या तो आप ऐसा करो कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में माइनस कर दो, या फिर इन सबको प्लस कर दो, तो आपके पास डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। 3.908 और डिफरेंस जो आ गया वो गेन है या लॉस? और लॉस की जगह या तो आप एसओपीएल लिख सकते हो और या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल लिख सकते हो। कितना आ रहा है 12 में से 1.2 भी माइनस कर दें और 3.908 भी माइनस कर दें, 6.892। अब सिर्फ एक एंट्री रह गई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और अगर ये 17 मार्क्स के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसी बात थी कि जो बहुत ही टेक्निकल थी, बल्कि कुछ भी नहीं था। अब यहां तक अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे मिनिमम 12 मार्क्स कवर हो चुके हैं, मिनिमम। क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है मैक्सिमम 5 नंबर की हो सकती है।
और उसकी भी एंट्री तो हमें आती है, अमाउंट ही गलत हो सकती है बस। 30th June 16 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ती है प्रॉपर। जी वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, जो कि वर्किंग नंबर 1 तो ये थी, डेप्रिसिएशन फॉर 30th June 2016। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल 1715। ओके, अब मुझे बताएं ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लूंगा या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लूंगा? बुक वैल्यू। तो मेरे भाई ये देखें, आपको 1715 ये कॉस्ट भी गिवन है, ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो ब्रॉड ऑन की कॉस्ट में से ब्रॉड ऑन की अक्यूमुलेटेड एक्शन माइनस करूंगा तो जो चीज आएगी वो आएगी ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू। ठीक है, वो जो मैंने आपको 2 मिनट जागने के लिए कहा था वो टाइम आ गया। कितनी वैल्यू आ गई? 75 माइनस 58 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। लिखना छोड़ दे, ये आपके पास डिस्पोजल की वर्किंग सामने रखी हुई है, मैंने इस 58 में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है। तो बताएं डिस्पोजल की जो बुक वैल्यू जो मैं निशान लगा रहा हूं ना, ये सारी उसकी बुक वैल्यूज हैं। बताओ कौन सी बुक वैल्यू मैं 58 से माइनस करूंगा? 8.748। तैयब ये वाली वैल्यू क्यों नहीं माइनस कर रहा? ये है 1416 की और मुझे चाहिए 1715 की। बस इस बात के ख्याल रखने होते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है ना तो आपके सवाल नहीं गलत हो सकते। हमने कौन सी बुक वैल्यू माइनस करनी है कि जो उस दिन पर आ रही है, और ये जो 30th जून 15 को बुक वैल्यू आई थी ये बेसिकली 1715 की है। ठीक है, तो मैंने इसमें से माइनस करना है 8.748। बस इस पूरे सवाल के अंदर कोई अगर अच्छी बात थी तो वो यही थी, 8.74 मल्टीप्लाइड बाय 10%, आंसर आ जाएगा 4.925। फिर डिस्पोजल साथ कर लूं, डिस्पोजल की डेट है 1/4/16, 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, और ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वो वर्किंग से भी उठा सकते हो। ये आपने डेप्रिसिएशन फाइंड की तो हुई है, ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये वाली, ये वही तो है। कितनी वैल्यू आ गई वो? 651 को छोड़ते हैं। अब आ गया एडिशन। एडिशन मेरे ख्याल में कोई 2-3 है इसमें। पहला एडिशन एक स्टॉक वाला है, एक वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला है, और WDV मेथड में तो रिमेनिंग लाइफ का चक्कर भी नहीं होता, वो तो फिर आप निकाल करके आना। हाँ जी, तो बताएं जनाब, पहला ये क्या था? 17 पॉइंट, इसकी डेट क्या, पहली डेट क्या है? 1 अक्टूबर 15, 1/10/15, 17 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 9/12। एक और एडिशन कितना था, उसकी डेट क्या थी? 1 नवंबर 1/11/15, वो कितने का था? 8 मिलियन का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। फिर एक और एडिशन है 1/1/16, 4 मिलियन का, 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, लो जी पहले की वैल्यू बता दें, 17.25 की, 1.3, दूसरे की 0.58 53,
और एंड वाला 0 पॉइंट, इस सबको प्लस कर देंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया 4.925 प्लस 0.656 प्लस 1.3 7.381. 7.381। 381. अब इसकी एंट्री पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। Sir, वो 381 ये 6. कौन सा? ये 7.6. 7.6 डबल वन। तो ये हमारे पास आ गया 7.6 डबल। तो ये आपका सोल्यूशन है जनाब। और बाकी अच्छा ये क्वेश्चन एक थोड़ा हो जाएगा, एक तो हमने ये सवाल भी दोबारा करना है और दूसरा 31 भी करना है आप, ठीक है।